मिस्टर ओलंपिया बॉडी बिल्डिंग का मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है। एक मिस्टर ओलंपिया बनना किसी भी बॉडी बिल्डर के लिए हाईएस्ट प्रेज ऑफ अप्रूवल होता है। जैसे एक्टिंग में ऑस्कर्स और स्पोर्ट्स में वर्ल्ड चैंपियंस होते हैं, तकरीबन उसी लेवल का दर्जा यहाँ पे मिस्टर ओलंपिया चैंपियन का भी होता है। 58 साल से चले आ रहे मिस्टर ओलंपिया कॉम्पिटिशंस में हर एक साल हम लोग को कॉम्पिटिटर्स की तरफ से एंड ऑडियंस की तरफ से इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आया है। वहीं पहले कुछ ओलंपिया में 3, 2 यहाँ तक कि एक भी कॉम्पिटिटर्स ओलंपिया में कॉम्पीट करते थे, जहाँ पे जो स्टेज पे उतरता था उसी को चैंपियनशिप मिल जाती थी। बट अब जमाना बदल चुका है। जैसे कि हम लोग ने लास्ट ईयर ही देखा, 28 कॉम्पिटिटर्स ओपन कैटेगरी में भाग लिए थे, जिसकी वजह से लास्ट ईयर का मिस्टर ओलंपिया अभी तक का वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव मिस्टर ओलंपिया माना जाता है। लेकिन दोस्तों, पिछले साल वाले एथलीट इस साल अपना और ज्यादा बेहतर पैकेज प्रेजेंट करने के लिए तैयार हो चुके हैं। पिछले साल वाले एथलीट इस साल और ज्यादा कॉम्पिटिटिव इस शो को बनाने उतर रहे हैं, जहाँ पे 4 से 5 ऐसे एथलीट हैं जो कि क्लेम कर सकते हैं मिस्टर ओलंपिया का टाइटल। ऐसे में इस साल का मिस्टर ओलंपिया शायद हम लोग बोल सकते हैं कि लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया से भी ज्यादा मुश्किल कॉम्पिटिटिव होने वाला है। जहाँ पे इस कंपटीशन की शुरुआत 23 कॉम्पिटिटर्स के साथ हुई थी, बट धीरे धीरे करके उसमें से काफी ज्यादा ऐसे एथलीट हैं जो कि पुल आउट कर चुके हैं लास्ट मोमेंट पे शो से, जिसकी वजह से हमारे सामने अब सिर्फ 16 कॉम्पिटिटर्स रह गए हैं। इस पूरे साल जिन एथलीट्स ने क्वालिफाई किया है, मैं उनके नाम आप लोग को सबसे पहले बता देता हूँ। ब्रेट विल्किंस, हादी चुपन, डेरिक लंसफोर्ड, निक वॉकर, ब्रैंडन करी, बिग रैमी, सैमसन दौदा, बहरूज तबानी, टोनियो बर्टन, रॉस फ्लैनिगन, इयान वेलेयर, माइकल क्रिजो, आंडे प्रेस्टी, हसन मुस्तफा, जस्टिन शेयर, रोमन फ्रिट्स, हंटर लब्राडा, एंड्रू जैक, कमाल अलगारनी, नेथन डिआशा, रीगन ग्राइम्स, थियो लगेरियर एंड चार्ल्स ग्रिफिन। इसमें से दोस्तों 7 कॉम्पिटिटर्स ऐसे हैं जो कि इस ओलंपिया में कॉम्पीट नहीं करते हुए हमें दिखेंगे, और वो 7 हैं ब्रेट विल्किंस, निक वॉकर, बिग रैमी, बहरूज तबानी, इयान वेलेयर, कमाल अलगारनी, नेथन डिआशा। जिसके बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 16 कॉम्पिटिटर्स बच जाते हैं। इन 16 कॉम्पिटिटर्स की प्रिडिक्शन करने से पहले मैं आप लोग को जो एथलीट्स नहीं कॉम्पीट कर रहे हैं उनके ना कॉम्पीट करने का रीजन भी बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों ब्रेट विल्किंस, और जल्दी जल्दी मैं करूंगा ये सब। सबसे पहले दोस्तों ब्रेट विल्किंस के स्टमक इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से वो फूड अपने सिस्टम में रख नहीं पा रहे थे, जहाँ पे कॉन्स्टेंटली उनको बैड स्टमक और स्टमक इश्यूज, डाइजेस्टिव इश्यूज की दिक्कतें हो रही थी, जहाँ पे उन्होंने बहुत ही सही डिसीजन लिया और कॉम्पीट करने का ना सोचा शो से काफी हफ्ते पहले ही। इसके बाद दोस्तों अभी हम लोग को हाल ही में पता चला निक वॉकर को हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई है, जहाँ पे उनकी हैमस्ट्रिंग कंप्लीटली टियर ऑफ हो चुकी है उनके टेंडन से। ऐसे में उनको सर्जरी की जरूरत तो नहीं है, बट उनको एक्सटेंसिव रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, जहाँ पे अब वो खड़े भी नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से उनका कॉम्पीट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। दोस्तों बिग रैमी के ना कॉम्पीट करने का रीजन हम लोग को बहुत पहले ही पता चल गया। लास्ट ईयर जैसा कि हम लोग को मालूम है, बिग रैमी चैंपियन होते हुए 5th प्लेस किए थे, जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका मोस्ट डेफिनेटली था, जहाँ पे इस चीज के बाद वो अपनी बॉडी को फिक्स करने में लग गए थे। उसके बाद उन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक भी कॉम्पीट किया, बट काफी जजेस से और काफी IFBB ऑफिशियल्स ने उनको यही रिकमेंड किया कि उनको रेस्ट लेना चाहिए और अपनी बॉडी को वापस से रिकवर और प्रोपोर्शनेट करना चाहिए, जहाँ पे बिग रैमी ऐसा ही करते हुए हम लोग को इस पूरे ऑफ सीजन नजर आएंगे, और फाइनली अगले साल वो हम लोग को वापस से स्टेज पे दिखने की आस में बैठे हैं। दोस्तों इसके बाद बहरूज तबानी, जिनको इस साल वीजा नहीं मिला। बीच में काफी खबरें ये भी उठी थी कि उनको वीजा अप्रूव हो चुका है, बट एन मौके पे हम लोग को पता चला कि उनका वीजा अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वो यूनाइटेड स्टेट्स नहीं आ पाएंगे और कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। दोस्तों इसके बाद इयान वेलेयर। अब इयान वेलेयर का तो काफी ज्यादा यूनिक केस था, जहाँ पे वो एकदम फाइन थे, एकदम कमाल की प्रेप उनकी जा भी रही थी, बट एन मौके पे उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। ऐसा भी नहीं कि उन्होंने ओलंपिया खेलने से मना कर दिया, उन्होंने डायरेक्ट रिटायरमेंट ले ली अपनी करियर के पीक में ही। बट दोस्तों उनको भी पता था कहीं ना कहीं कि वो अपनी जवानी वाले इयान वेलेयर नहीं है। उनकी बॉडी बहुत जगहों से हम लोग को टूटी फूटी नजर आ रही थी। वो एक ब्रोकन बॉडी बिल्डर हो गए थे विद ब्रोकन बॉडी पार्ट्स, जहाँ पे कोई और उनकी इस डिसीजन को सपोर्ट करे ना करे, मैं तो करता हूँ कि दोस्तों जब आपको ऐसा लगे कि आप अपने करियर में डाउनफॉल पे जाने वाले हैं, आप लोग को रुक जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों कमाल अलगारनी ने भी बताया कि वो फैमिली इश्यूज के चलते इस ओलंपिया में कॉम्पीट नहीं करेंगे, जहाँ पे न्यूज ये है कि उनके ब्रदर को कैंसर हो चुका है, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली के साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। दोस्तों आखिरी एथलीट जो कि हम लोग को इस साल लाइनअप में नहीं दिखेंगे, वो है नेथन डिआशा। अब दोस्तों नेथन डिआशा को तो मैं बहुत ज्यादा चाहता था इस साल लाइनअप में देखना। वो ऐसे एथलीट हैं जो कि बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा सकते थे इन एथलीट्स के बीच, बट अक्सर जैसा हम चाहते हैं वैसा होता नहीं, और ऐसा ही नेथन डिआशा के साथ भी हुआ। उनको अप्रूवमेंट नहीं मिली, उनका वीजा अप्रूव नहीं हुआ यूएस में आने के लिए, ड्यू टू सम क्रिमिनल चार्जेस दैट इज प्रेस्ड ऑन हिम इन हिज ओन कंट्री यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों
अब जब हम लोग को पता चल चुका है कि कौन कौन एथलीट्स नहीं खेल रहे हैं, तब हम लोग उन सबको हटा के अब यहाँ पे उन एथलीट्स पर नजर डालते हैं कि जो कॉम्पीट करते हुए हम लोग को कल सुबह नजर आएंगे। कल सुबह दोस्तों प्री जजिंग है ओपन बॉडी बिल्डिंग की, और जल्दी जल्दी मैं आप लोग को बता दूं कि मेरी क्या प्रेडिक्शन है कि कौन कहाँ पे प्लेस होने वाला है। हम लोग लास्ट प्लेस से शुरू करते हैं, 16वीं प्लेस, और हम लोग जल्दी जल्दी जाएंगे टॉप 10 की तरफ। दोस्तों 16वीं प्लेस पे इन माई ओपिनियन यहाँ पे रहने वाले हैं रोमन फ्रिट्ज। रोमन फ्रिट्ज की दोस्तों फिजिक अच्छी है, कंडीशनिंग भी अच्छी लाते हैं वो, बट सिंपल फैक्ट तो ये है कि उनकी साइज में बहुत ज्यादा कमी है। अगले एथलीट 15 नंबर पे मैंने थियो लोगेरियर को रखा है, क्योंकि फिजिक मैं अच्छी मानता हूँ, शो विनिंग फिजिक है उनकी, बट उनके साथ भी कुछ सिमिलर ही प्रॉब्लम है कि वो साइज में काफी ज्यादा कम पड़ जाते हैं और दूसरे एथलीट्स के सामने। दोस्तों यहाँ पे 14th पे मैंने जिसे रखा है वो है आंड्रे प्रेस्टी। आंड्रे प्रेस्टी की पर्सनली मुझे अपर बॉडी आउटस्टैंडिंग नजर आती है, स्पेशली उनके शोल्डर्स तो वर्ल्ड क्लास हैं, बट उनके लेग्स काफी ज्यादा डिप्रोपोर्शनेट हो जाते हैं उनके अपर बॉडी के सामने। उनके लेग्स बहुत ज्यादा छोटे पड़ जाते हैं, उनकी मैसिव अपर बॉडी स्पेशली वाइड क्लेविकल बोन्स के सामने, जहाँ पे उनकी क्लेविकल बोन्स बिल्कुल खा जाती है उनके क्वाड की फेयर को, जिसकी वजह से दोस्तों आई थिंक 14th प्लेस से ऊपर आंड्रे का प्लेस करना इस साल मैं नहीं देख रहा हूँ। इसी के बाद दोस्तों हम लोग 13th पोजीशन पे जिसको मैं पर्सनली देख रहा हूँ वो है चार्ल्स ग्रिफिन। अब हाँ, काफी ज्यादा लोग इस डिसीजन से, इस बात से मेरी डिसएग्री करेंगे। काफी ज्यादा लोग सोच रहे हैं कि चार्ल्स इस बार ऊपर प्लेस करने वाले हैं, बट आई डोंट थिंक सो दोस्त, क्योंकि इस बार जैसा कि हम लोग जानते हैं बहुत ही स्टैग्ड लाइनअप है, और ऐसे स्टैग्ड लाइनअप पे चार्ल्स की फिजिक में एक बहुत ही बड़ा फ्लॉ है, वो है उनका चेस्ट टियर, जहाँ पे उनका जो चेस्ट इंजर्ड हुआ था वो हम लोग को बहुत ही साफ साफ नजर आता है, एंड आई थिंक ये चीज उनको बहुत ज्यादा हर्ट करने वाली है मिस्टर ओलंपिया की प्लेसिंग्स के टाइम। दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करें 12th पोजीशन की, तो इन माय ओपिनियन यहाँ पे मैं टोनियो बर्टन को देख रहा हूँ। टोनियो बर्टन दोस्तों मॉडर्न डे डेक्स्टर जैक्सन के नाम से जाने जाते हैं, एंड डिजर्वेडली सो। उनकी फिजिक भी काफी ज्यादा रिजेंबल करती है डेक्स्टर जैक्सन को। इस टाइम अपनी फिजिक में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट्स हम लोग को करते हुए नजर आ रहे हैं, बट आई थिंक उनका शेप बहुत ही अच्छा है, बट उस शेप पे उतनी ज्यादा मास एडेड नहीं है अभी। आई थिंक अपने कमाल के स्ट्रक्चर और फ्रेम के दम पे मास में कमी होने के बावजूद भी वो इतना ऊपर तो प्लेस हो जाएंगे, बट आई थिंक इससे ऊपर प्लेस होना मैं इस साल उनका नहीं देख रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे हम लोग 11th पोजीशन पे जाएं तो इस साल हम लोग को टोनियो बर्टन को ही हराते हुए ये एथलीट दिखा था, जो कि है रॉस फ्लैनिगन। रॉस फ्लैनिगन इससे पहले काफी ज्यादा अननोन एथलीट थे, और ये शो जीतने के बाद बहुत ज्यादा उनके नेम के अराउंड बस बना था, बट आई थिंक वो बस इस टाइम थोड़ा डाउन जा चुका है। बट उनकी अगर रिसेंट की अपडेट्स देखें दोस्तों, फिजिक में मैं उनको बहुत ही डेंजरस मान रहा हूँ इस टाइम, बहुत ही खतरनाक इस टाइम उनकी साइज और कंडीशनिंग हम लोग को नजर आ रही है। ऑफ कोर्स इतने एस्थेटिक नहीं है, बट उनके स्ट्रक्चर एक ओपन बॉडी बिल्डर के हिसाब से बहुत अच्छा है, जहाँ पे मैं तो मोस्ट डेफिनेटली उनकी फिजिक में और एडिड साइज देख पा रहा हूँ, एंड आई थिंक 11 से ऊपर भी वो प्लेस हो सकते हैं अगर एक प्रॉपर पीक वो नेल करके आएंगे। यहीं पे दोस्तों हम लोग अपनी अगली पोजीशन पे चलें तो आ जाता है हमारा टॉप 10। अब 10th पोजीशन में मैं यहाँ जिसे देख रहा हूँ वो है हसन मुस्तफा। दोस्तों हसन एक ऐसे एथलीट है जो कि बहुत ऊपर भी मिस्टर ओलंपिया में प्लेस कर सकते हैं, बट उनका खराब मिड सेक्शन कंट्रोल के साथ साथ उनकी इनकंडीशनड फिजिक, जो कि अक्सर वो हमें स्टेज पे दिखाते हैं, इसकी वजह से वो बहुत ऊपर प्लेस नहीं हो पाते हैं हर बार इतने स्टैग्ड लाइनअप। एंड आई थिंक हसन मुस्तफा अगर कभी अपनी पोटेंशियल रीच करेंगे तो उनको शायद रोक पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उनके पास मसल मास की जरा सी भी कमी नहीं है। उनके लेग्स तो बिल्कुल हम लोग को रैमी की याद दिलाते हैं, बट आफ्टर ऑल दैट आई डोंट थिंक 10th पोजीशन से ऊपर मैं हसन मुस्तफा को इस साल के ओलंपिया में देख पा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग 9th पोजीशन की बात करें तो वहां पे आई थिंक एक न्यू कमर प्लेस होने वाला है, जस्टिन शियर। दोस्तों हम लोग ने लास्ट ईयर ही ये देखा था कि बहुत ज्यादा जजेस प्रेफरेंस दे रहे हैं शेप को और एस्थेटिक्स को, एंड आई थिंक शेप और एस्थेटिक्स अपनी फ्रेम पे बहुत ज्यादा कैरी करते हैं। जस्टिन की एक कमाल की छोटी वेस्ट है और मैसिव बॉडी है, स्पेशली उनके अपर बॉडी तो कमाल की हम लोग को नजर आती है। उनके आर्म्स एक्सट्रीमली मैसिव नजर आते हैं, कहीं वो शॉर्ट पड़ते हैं तो अपने लेग्स में। अगर दोस्तों मेरा मानना है कि वो लेग्स भी अपने इंप्रूव कर लेंगे तो उनको टॉप 8 एंड पॉसिबली टॉप 6 भी आने से कोई रोक नहीं सकता, बट अभी के लिए मैं उनको टॉप 9 से तो ऊपर नहीं देख रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट पोजीशन की तरफ, जो कि है 8 पे इन माय ओपिनियन यहाँ पे जो बॉडी बिल्डर प्लेस होने वाला है वो है रीगन ग्राइम्स। अब दोस्तों रीगन ग्राइम्स ने इस साल अगर आप लोग को याद हो तो नेथन डे आशा के साथ काफी ज्यादा शोज में कॉम्पीट किया था, जहाँ पे हम सब लोग कहीं ना कहीं जानते हैं कि उनको गलत तरीके से एक शो की विक्ट्री मिली थी, बट रिगार्डलेस अब वो आ चुके हैं ओलंपिया में और ओलंपिया में वो कॉम्पीट करने जा रहे हैं। उनकी रिसेंट की अपडेट्स माने तो जो गलती उन्होंने अपने पिछले शो में की थी वो इस बार वो करने को नहीं देख रहे हैं। जहाँ पे हम लोग देखें उनके अपडेट्स में तो फिनोमिनली कंडीशन वो नजर आ रहे हैं। उनकी बैक तो एक्सट्रीमली क्रिस्प लग रही है, बट आई थिंक मैं उनकी बैक को लेके इतना ज्यादा कंसर्न नहीं हूँ जितना ज्यादा मैं उनकी फ्रंट फिजिक को, उनकी फ्रंट बॉडी को लेके हूँ। उनकी फ्रंट बॉडी हम लोग टाइम एंड टाइम अगेन नोटिस कर चुके हैं कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट नजर आती है हम लोग को स्टेज पे, एंड अगर इस चीज को उन्होंने फिक्स किया होगा तो शायद वो टॉप 7 या टॉप 6 तक भी आए हैं। बट आई थिंक इतनी कम टाइम में वो मैच्योरिटी अपनी फ्रंट बॉडी में ऐड करना, वो हार्डनेस जो कि हम लोग को नेथन की फिजिक में दिखी थी, ये बहुत मुश्किल है।
दोस्तों यहाँ पे अगली प्लेसिंग 7th पोजीशन पे मैं जिसको रख रहा हूँ वो है हंटर लब्राडा। अब हंटर लब्राडा की दोस्तों लास्ट ईयर भी यही फिनिश हुई थी, लेकिन लास्ट ईयर जैसे कि हम लोग को मालूम है बहुत ही खराब अपनी फिजिक दिखाई थी, बट इस साल तो हर जगह यही न्यूज है कि हंटर बहुत ज्यादा इंप्रूव कर चुके हैं। हंटर इस बार स्टेज पे अपने ऑल टाइम बेस्ट पे आ रहे हैं, यहाँ तक कि जे कटलर जो कि बॉडी बिल्डिंग लेजेंड है उन्होंने ये भी बोला है कि वो हंटर लब्राडा को टॉप 5 में देख रहे हैं। और हंटर लब्राडा ने तो खुद के लिए ये भी बोल दिया है कि वो मिस्टर ओलंपिया जीतने वाले हैं। बट आई थिंक हम लोग इतना आगे नहीं बढ़ सकते। आई थिंक इस साल जो इससे ऊपर वाले एथलीट्स होने वाले हैं वो इतने ज्यादा डेंजरस हैं कि अगर हंटर यहाँ पे भी प्लेस करें तब भी वो एक कमाल की अचीवमेंट पा रहे हैं। आई थिंक 7th प्लेस भी उनके लिए एक बहुत बड़ी देन होगी। एंड ऑफ कोर्स हम लोग को जैसा कि मालूम है उनका भी एक पेक टियर है, जिसके बाद उनको और ज्यादा ऊपर रख पाना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो गया है। बिकॉज ऐसा नहीं कि उनका भी पेक टियर बिल्कुल हम लोग को नजर नहीं आता। हाँ, जितना चार्ल्स का नजर आता है उतना उनका नहीं नजर आता है, बट उनका भी काफी ज्यादा ग्लेयरिंग है ये पेक टियर। यही पे अगर हम लोग दोस्तों चले टॉप 6 के अंदर, अब दोस्तों टॉप 6 मेन एथलीट्स होते हैं जो कि शो बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। एंड आई थिंक इस साल हर एक एथलीट जो टॉप 6 में आ रहा है ओलंपिया चैंपियनशिप का डिजर्विंग एथलीट है, वो बहुत ही बेहतरीन एथलीट है जो इस साल टॉप 6 में प्लेस करेगा। एंड आई थिंक टॉप 6 में जिसको मैं 6 नंबर पे देख रहा हूँ वो है माइकल क्रिसो। अब दोस्तों माइकल ने ये तो बताया है कि इस साल उनकी बैक की विड्थ और उनकी बैक की डिटेल्स बहुत ज्यादा पहले से इंप्रूव हुई है, बट दोस्तों इसी के साथ मुझे उनकी लोअर बॉडी में भी इंप्रूवमेंट देखनी थी। एंड आई थिंक इतने कम टाइम में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट तो हम नहीं देख सकते। आई थिंक इससे पहले जो उनकी साइज थी उसको ही अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा अपनी बॉडी को पुश कर रहे होंगे। और बॉडी बिल्डिंग में हमेशा एक लिमिट आप रीच कर जाते हैं जहां पे उसके आगे बहुत ज्यादा आप अपनी बॉडी को पुश नहीं कर सकते। एंड आई थिंक माइकल क्रिसो वो दूसरी फेडरेशन में जब थे तभी वो उस लेवल को अचीव कर चुके थे, और अब जो उनके गेन्स हम लोग को दिखेंगे, जो उनके इंप्रूवमेंट हम लोग को दिखेगी वो थोड़ी थोड़ी होगी, और इतना तगड़ा इतना ऊंचा जंप शायद वो ना मारे। दोस्तों हमारी अगली प्लेस आती है 5th, जिसपे मैं इस साल देख रहा हूँ ब्रैंडन करी को। और आप में से शायद बहुत ज्यादा लोग इस चीज को सुन के शॉक हो गए होंगे। काफी ज्यादा लोग टॉप 3 में भी ब्रैंडन करी को इस साल रख रहे हैं, बट इन माय ओपिनियन मैं आप लोग को स्पॉइलर दे देता हूँ, 4th पोजीशन में मैं एंड्रू जैक्ट को रख रहा हूँ। और इन माय ओपिनियन यहाँ पे एंड्रू इस साल शायद अपने ऑल टाइम बेस्ट पे होने वाले हैं। इस साल एंड्रू शायद एक माइंड ब्लोइंग फिजिक दिखाने वाले हैं। शायद एंड्रू इस साल सबको शॉक करने वाले हैं। एंड आई थिंक ब्रैंडन की एक कमाल की इम्प्रूव्ड फिजिक के बावजूद भी शायद इस साल वो एज एंड्रू जैक्ट को मिल जाए। शायद इस साल बाजी एंड्रू जैक्ट मार जाए, बिकॉज एक कमाल की एस्थेटिक फिजिक के साथ साथ एक प्रोपोर्शनेट फिजिक भी है उनके पास, जो कि ब्रैंडन के पास नहीं है। ब्रैंडन की अपर बॉडी बहुत ज्यादा मैसिव है कंपेयर्ड टू हिज लोअर बॉडी, जहाँ पे हर बार हम लोग को एक कमी नजर आती है उनकी बॉडी में। ऊपर से उनके लेग्स वो फाइनल डिटेल्स भी नहीं प्रेजेंट कर पाते। एंड्रू के लेग्स फ्रंट से तो आउटस्टैंडिंग है, हाँ मैं मानता हूँ साइड और बैक से उतने अमेजिंग उनके लेग्स नहीं लगे, बट इस साल साइको फिटनेस के साथ उन्होंने अपने हैमस्ट्रिंग में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की है, जहाँ पे इस साल हमें उनकी अपडेट्स तो नहीं देखने को मिली, लेकिन उनकी खुफिया प्रेप, उनकी साइलेंट और सीक्रेट प्रेप हम लोग को इसी तरफ इशारा कर रही है कि एंड्रू इस साल अपने ऑल टाइम ग्रेटेस्ट पे होने वाले हैं। दोस्तों टॉप 3, अब इसको मैं कैसे बताऊं, इतना ज्यादा कंफ्यूजन दोस्तों मुझे कभी मैथ्स पढ़ते हुए भी नहीं हुआ था जितना कंफ्यूजन इस टॉप 3 को किस प्लेसिंग पे रखना है उसमें हुआ है। ऑफ कोर्स दोस्तों यहाँ पे पहले हम लोग टॉप 3 नहीं बोल रहे थे, हम लोग पहले टॉप 4 बोल रहे थे। हम लोग को पहले टॉप 4 में कंफ्यूजन थी, बिकॉज इससे पहले यहाँ पे निक वॉकर भी, पर हम सब लोग को मालूम है निक वॉकर आउट हो चुके हैं मिस्टर ओलंपिया से अपनी हैमस्ट्रिंग में इंजरी के बाद। और दोस्तों मुझे इस बात का बहुत ज्यादा दुख है, निक वॉकर इस लाइनअप पे एक कमाल की फायर लाते, स्टेज पे एक कमाल का जोश, एक कमाल का एग्रेशन, एक कमाल की कॉन्फिडेंस लाते वो, जो कि इस साल बहुत ज्यादा मिसिंग रहने वाली है। आई थिंक निक वॉकर की कमी हम सबको स्टेज पे बहुत ज्यादा खलने वाली है। ऑफ कोर्स इन सब के बीच निक वॉकर पॉजिटिव ही ढूंढ रहे हैं। रिसेंट में हम लोग को मस्कुलर डेवलपमेंट की तरफ से एक इंटरव्यू दिखा था निक वॉकर का, जहाँ पे उन्होंने बोला कि वो इन सब के बीच सिर्फ पॉजिटिव ही ढूंढ रहे हैं और ऊपर वाला जो भी करता है वो अच्छे के लिए ही करता है, जहाँ पे शायद ये जो हुआ है ये पर्पसफुली हुआ है, जिसकी वजह से नेक्स्ट ईयर वो एक अपने बहुत ही डेंजरस पैकेज के साथ हम लोग को दिखे। दोस्तों निक ने ये भी बोला कि वो डिजर्व करते हैं नेक्स्ट ईयर इन्विटेशन पाना ओलंपिया की तरफ से। एंड आई थिंक ओलंपिया को मोस्ट डेफिनेटली निक को अगले साल के लिए इन्विटेशन दे देना चाहिए। खैर अब इन्विटेशन के बारे में तो जो कुछ भी होगा मैं आप लोग को बाद में अपडेट कर दूंगा जब ये न्यूज आएगी। एनीवेज हम लोग वापस से चलते हैं टॉप 3 की तरफ। अब दोस्तों शायद आप लोग को ये बात सुन के शॉक लगे, बट आई थिंक इस साल टॉप 3 पे जिस एथलीट को मैं देख रहा हूँ वो है डेरिक लंसफोर्ड। जी हाँ, मैं जानता हूँ काफी लोग आप में से सोच रहे होंगे कि डेरिक लंसफोर्ड तो इस साल जीतने वाले हैं। डेरिक लंसफोर्ड लास्ट ईयर बहुत ही कम मार्जिन के साथ हादी चूपन के अगेंस्ट पीछे रहे, जहाँ पे काफी जजेस ने डेरिक लंसफोर्ड को भी एज अ विनर चूज किया, बट इस साल वो अपने पिछले वाले वर्जन से भी नीचे गिर जाएंगे, जबकि इस साल अपनी फिजिक में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करके आ रहे हैं। जी हाँ दोस्त, इंप्रूवमेंट उन्होंने की है, बट और दूसरे एथलीट्स भी हैं जिन्होंने इंप्रूवमेंट की है, जैसे कि सैमसन दोदा, जैसे हादी चूपन। एंड आई थिंक सैमसन ने जितनी इंप्रूवमेंट की है उतनी डेरिक ने नहीं की है।
एंड आई थिंक लास्ट ईयर हम लोग को मालूम है कितना ज्यादा आगे थे हादी चुबन अपनी कंडीशनिंग में, बट इस साल वो उससे भी आगे होने वाले हैं। हादी अपनी कंडीशनिंग के बलबूते पे जीते थे, अपनी कमाल की वैक्यूम, अपने कमाल के शेप के बलबूते पे जीते थे, अपने कमाल के चेस्ट, अपने कमाल के लेग्स के बलबूते पे जीते थे। एंड मैं डेरिक लक्सफर्ड की फिजिक में इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नहीं देख। डेरिक की फिजिक में जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो उनकी वेस्ट है और उनकी बैक है, बट उसके अलावा मैं और कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं देख पाता हूँ उनकी फिजिक। वहीं और दूसरे एथलीट्स हैं जो कि अगर हम लोग टुकड़ों में करके देखें तो कहीं ना कहीं उनसे ज्यादा बेहतर नजर आते हैं। दोस्तों सेकंड पोजीशन पे मैं जिसको देख रहा हूँ वो होने वाले हैं, खैर अब मैं दोनों ही के साथ में बता देता हूँ। सेकंड पे मैं जिसको देख रहा हूँ वो है सैमसन दौदा और फर्स्ट पे मैं हादी चुबन को वापस से सेकंड टाइम ये टाइटल क्लेम करते हुए देख रहा हूँ। दोस्तों मैं बताता हूँ क्यों। सबसे पहले तो सैमसन ने इस साल डेरिक से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट, मैं मान रहा हूँ सैमसन की बैक कहीं आसपास भी नहीं है डेरिक लक्सफर्ड के मुकाबले। शायद डेरिक की हम लोग ऑल टाइम बेस्ट बैक भी बोल सकते हैं इन हिस्ट्री। दोस्तों हम लोग ने देखा है कि जो चीज रॉनी कोलमैन के पास थी, वो बबलीनेस, वो राउंडनेस, वही चीज डेरिक लक्सफर्ड के पास भी है, बट डेरिक लक्सफर्ड के पास उनकी छोटी वेस्ट भी है जहां पे उनकी बैक शायद ग्रेटेस्ट बन जाती है। बट हम लोग अगर दूसरी तरफ नजर डालें उनके दूसरे बॉडी पार्ट्स पे, उनकी बाइसेप एक्सट्रीमली स्मूथ है, उनके चेस्ट एक्सट्रीमली फ्लैट है, उनके लेग्स खैर अभी तो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं, बट आई डोंट थिंक इतना भी ज्यादा इंप्रूव हुए होंगे जितना ज्यादा सैमसन के लेग्स हैं। दोस्तों सैमसन के इस साल लाइनअप में बेस्ट लेग्स होने वाले हैं, सैमसन का इस साल लाइनअप पे बेस्ट चेस्ट होने वाला है। वही उनकी बैक भी अगर हम लोग नोटिस करें तो पहले से बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो गई है। और अब जब वो लोअर कंडीशन में होंगे, अब जब वो लोअर बॉडी फैट लेवल्स पे होंगे, तब उनकी बैक इस टाइप की लग रही होगी, तब उनकी बैक कितनी ज्यादा फाइबर्स, कितनी ज्यादा लाइनें प्रेजेंट कर रही होगी, ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और शायद इस वजह से सैमसन यहाँ पे सेकंड प्लेस करे। अब दोस्तों आप लोग का ये सवाल होगा कि फर्स्ट पे मैंने हादी को क्यों रखा। दोस्तों इट इज क्लियर कि हादी चुबन इस साल अपनी ऑल टाइम ग्रेटेस्ट कंडीशनिंग ला रहे हैं, जिसके साथ साथ उन्होंने अपनी बैक पे बहुत ज्यादा काम किया। हम लोग ये इंटरव्यू अगर देखें, ये एथलीट्स चेक-इन्स के टाइम लिया गया था टेरिक अल्गिंडी के द्वारा, जहां पे हादी हम लोग को ये बोलते हुए नजर आए थे कि इस साल उन्होंने अपने बैक पे भी बहुत ज्यादा काम किया है। एंड में हादी को एक और बहुत बड़ा रीजन है एज देने का, वो है उनके कोच हानी रैमबोर्ड। अब हाँ, हानी रैमबोर्ड डेरिक लक्सफर्ड के भी कोच है, बट दोस्तों जितने सालों पहले से हानी रैमबोर्ड हादी चुबन के कोच हैं, उतने पहले से डेरिक लक्सफर्ड के नहीं है। एंड आई थिंक हानी रैमबोर्ड ने हादी के साथ मिलके हर एक वो कमियां फुलफिल कर ली होंगी जिससे डेरिक लक्सफर्ड और हादी चुबन के बीच का गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में आई थिंक इस साल वापस से हम लोग को पर्शियन वुल्फ प्रिवेल करता हुआ नजर आएगा।